हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार सभी बच्चों को। चलिए जल्दी आइए, सभी क्लास में ज्वाइन हो जाइए सब बच्चे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 का भाग दूसरा, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। एक एक अक्षर को धीरज के साथ समझते हुए चलेंगे। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल बेचिंत रहिए। अब आपको 100 के 100 नंबर लाने में से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22वां। हथेली पर एसीटोन या परफ्यूम लगाने पर ठंडक क्यों महसूस होती है। परफ्यूम जो आप सुनते भी हो, समझे बच्चों। मैं उसी परफ्यूम की बात कर रहा हूं जिसको आप नहा धो करके अपने शर्ट में लगाते हो, वही परफ्यूम की बात कर रहा हूं बच्चों में। तो हथेली पर जब एसीटोन या परफ्यूम को हम रखते हैं, लगाते हैं, तो हमको ठंडक महसूस होती है। इसका कारण क्या है बच्चों। देखिए, ये पदार्थ तेजी से वाष्पित होते हैं। जो परफ्यूम होता है ना, ये क्या होता है, तेजी से इसका वाष्पित होता है। ये जब ये पदार्थ तेजी से वाष्पित होता है, और वाष्पीकरण के लिए हथेली से क्या लेता है, उष्मा। इसको वाष्पित होना है परफ्यूम को, ये हथेली से क्या लेगा, उष्मा। तो जब ये हथेली से उष्मा ले लेगा, हथेली से उष्मा ले लेगा, तो हमको किसका फील होगा, हमको ठंडक का अनुभव होगा। ओके बच्चों, तो जब हम हथेली पर एसीटोन या परफ्यूम लगाते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। इसका कारण है ये पदार्थ तेजी से वाष्पित होता है और वाष्पीकरण के लिए हथेली से उष्मा लेता है। आइए चलते हैं बच्चों। सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदले। बच्चों, सेल्सियस का जो चिन्ह है, जो सेल्सियस का चिन्ह है वो क्या है बच्चों, सेल्सियस का चिन्ह होता है C और केल्विन का चिन्ह होता है K। तो बच्चों, यदि हमको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है बच्चों, सेल्सियस में 273 ऐड कर देना है। सेल्सियस में 273 ऐड कर देना है। एग्जाम्पल, 25 डिग्री सेल्सियस है और 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो क्या करें, 25 में 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ये केल्विन में बदल गया। और इसी प्रकार यदि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो इस बार 273 घटा दो, किसमें से, लेकिन केल्विन में से। हमको सेल्सियस में चाहिए, तो K माइनस 273, मतलब केल्विन में से 273 घटा दो। ठीक है बच्चों, हमको कितना दे रखा है, K 300, और कितना घटाना है, 273। तो 300 में से 273 गए, कितना बचा बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या है बच्चों। देखिए, गुप्त ऊष्मा क्या है, अवस्था परिवर्तन के दौरान जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था में बदलाव करेगा, जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था में क्या करेगा, बदलाव करेगा, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई वह ऊष्मा जिससे तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम गुप्त ऊष्मा। ओके, जब कोई पदार्थ अवस्था में परिवर्तन करता है तो पदार्थ के परिवर्तन करने के दौरान जो पदार्थ द्वारा ऊष्मा मुक्त होती है, पदार्थ द्वारा ऊष्मा मुक्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। लेकिन उसमें क्या होता है, तापमान में परिवर्तन नहीं होता, उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होता। क्या कहलाती है बच्चों, गुप्त ऊष्मा। बर्फ के पिघलते समय तापमान स्थिर क्यों रहता है। जब बर्फ पिघलता है तो तापमान स्थिर क्यों रहता है बच्चों। देखिए ध्यान से, दी गई ऊष्मा बर्फ के तापमान को बढ़ाने की बजाय, जो ऊष्मा हम बाहर से देते हैं बर्फ को, किसके लिए, ताकि वो पिघल जाए।
लेकिन दी गई ऊष्मा बर्फ के तापमान को बढ़ाने के बजाय उसकी अवस्था बदलने में उपयोग होती है। वह उसकी अवस्था बदलती है। वो ठोस था तो वो जब हम उसको बाहर का तापमान देंगे वो अपनी अवस्था बदल लेगा। वो किस में आ जाएगा? द्रव में। बच्चों किस में आ जाएगा? वो द्रव में। दी गई ऊष्मा बर्फ के तापमान को बढ़ाने के बजाय उसकी अवस्था बदलने में उपयोगी होती है। इसलिए पिघलने के दौरान तापमान क्या रहता है बच्चों? उसका स्थिर रहता है। उसकी अवस्था लेकिन बदल जाएगी। पहले बर्फ ठोस था, जब बाहर का तापमान मिलेगा तो कैसा हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। ठोस और द्रव में अंतर। अब आप मुझे बताओ, ठोस और द्रव में अंतर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठोस क्या होते हैं? निश्चित आकार के। और द्रव क्या होते हैं? अनिश्चित आकार के। मतलब ठोस का आकार निश्चित रहेगा। अगर आप एक ठोस बर्फ को कटोरे में रखा है, अगर कटोरे से गिलास में करना चाहे तो वो ठोस अवस्था में गिलास में प्रवेश नहीं होगा। तो यहाँ से पता लगता है जो बर्फ है या जो ठोस वस्तु है, पदार्थ है, उसका आकार निश्चित रहता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं रहता। आप 1 लीटर पानी लो, उस पानी को गिलास में डालो तो वो गिलास का आकार ले लेगा। थाली में डालो, थाली का आकार ले लेगा। बाल्टी में डालो, बाल्टी का आकार ले लेगा। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा है निश्चित आयतन। आयतन निश्चित रहता है ठोस का भी, और आयतन निश्चित रहता है द्रव का भी। अब देखो, ठोस में जो कण होते हैं पास पास होते हैं। जब कण पास पास होंगे जब कोई पदार्थ ठोस होगा। तो ठोस में कण पास पास होते हैं, लेकिन द्रव में कण दूर दूर होते हैं। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। मतलब ठोस के कण ज्यादा पास होंगे और द्रव के कण ठोस से थोड़े कम दूर दूर होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। ठोस बह नहीं सकते लेकिन द्रव बह सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अब देखिए, वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर देखना है। जो वाष्पीकरण होता है और क्वथन होता है उनमें अंतर क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, जो वाष्पीकरण है ये किस पे होता है? सतह पर। ये वाष्पीकरण किस पे होता है बच्चों? सतह पर होता है। जैसे पानी गर्म कर रहे हैं तो जो पानी से भाप के रूप में, जो वाष्प भाप के रूप में ऊपर जाती है, वो एक सतह के साथ तो जाती है, लेकिन जो क्वथन होता है वो पूरे द्रव में होता है। क्वथनांक किसका होता है बच्चों? पूरे द्रव का। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। आप गर्म पानी को 10 मिनट उबालो, वो तब भी वाष्पित हो जाएगा। 1 घंटा उबालो तब भी वाष्पित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक, ये क्या होता है? निश्चित होता है। अगर सोने को पिघलाना है तो सोने को पिघलाने तक का उसे तापमान चाहिएगा, वो तभी पिघल पाएगा। तो बेटा जो क्वथनांक होता है वो किसी भी पदार्थ का निश्चित होता है। ओके, अब देखिए, जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है धीमी प्रक्रिया, ये धीरे धीरे होता है वाष्पीकरण। समझे? देखो, आपने देखा होगा जब जो भाप होती है वो धीरे धीरे उड़कर कहाँ जाती है? वायुमंडल में। ठीक है बच्चों, तो ये धीमी प्रक्रिया है। लेकिन जो ये क्वथनांक वाला प्रोसेस है तेज प्रक्रिया है। आप किसी भी धातु को गलाओगे तो उसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है ना? तो मैंने आपको क्वथनांक में और वाष्पीकरण में अंतर बता दिया। वाष्पीकरण धीमी प्रक्रिया है और क्वथनांक तेज प्रक्रिया है। ओके बच्चों, आगे देखिए, संघनन क्या है? देखो बच्चों, गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जो वाष्प होती है वो गैस के रूप में तो जाती है, और जाती का है वायुमंडल में, और वायुमंडल में कणों से चिपक जाती है। देखो ध्यान से बातों को समझो। हमने पानी उबाला बहुत अधिक मात्रा में,
वो भाप बनकर वायुमंडल में गैस के रूप में उड़ गया और वो जो धूल के कण होते हैं ना उनसे जाके चिपक गया। जब वो कण भारी हुए बढ़िया करके तो क्या हुआ, वे कण बादल के रूप में इकट्ठे हो गए और जब उनका 100% फुलफिल हो गया, जब वो जो बादल के कण है वाष्प जो इकट्ठा हुआ वो किस में बदल गया, जल की बूंदों में। और जल की बूंदों के बाद क्या हो गया, उनका संघनन, जिसको आप बोलते हैं वर्षण, वर्षा हो गई। तो ये भी तो ये कह रहा है गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ओके बच्चों, कोई गैस है वो ठंडी होगी और द्रव में बदल जाएगी, क्या कहलाएगी, संघनन। आगे देखो, ऊर्ध्वातापन क्या है बच्चों, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन क्या है बच्चों, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में, कोई ठोस पदार्थ है और उस ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। कोई ठोस पदार्थ है और वो ठोस पदार्थ द्रव में तो आएगा नहीं, सीधा काहे में बदल जाएगा बच्चों, गैस में, उसे क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वपातन। आगे देखिए, गैसों को आसानी से संपीड़ित क्यों किया जा सकता है। अब आप बताओ, गैसेस होती है हम उनको आसानी से संपीड़ित कर देते हैं, मतलब उनको दबा पाते हैं, क्यों, क्योंकि गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। जो गैसों के कण होते हैं उनके बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है, इसलिए हम उन्हें दबाकर, इसलिए क्या कर देते हैं हम, उन्हें दबाकर पास लाया जा सकता है। जैसे बैलून होता है तो बैलून में गैस तो होती है, उसे आप आसानी से दबा पाते हो। यही जैसे दूध का पैकेट है वो द्रव है तो उसको आप आसानी से दबा पाते हो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से आप बैलून को दबा रहे थे। और ये भी बर्फ है, बर्फ को आप दबा ही नहीं पाते। तो बर्फ क्या है, ठोस, दूध का पैकेट क्या है, द्रव, और बैलून में जो गैस भरी वो क्या है, गैस। ओके बच्चों, आगे चलो। पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में कैसे बदलती है। देखो, जब भी किसी पदार्थ को एक अवस्था में दूसरी अवस्था में बदलना है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना है, तो हमें उस पदार्थ को टेम्परेट करना पड़ता है, उस पदार्थ को तापमान देना पड़ता है, उस पदार्थ को गर्म करना पड़ता है। या तो इस प्रकार बदल दो या उस पर दाब लगाना पड़ता है। अब जैसे एग्जाम्पल दूं, हमें क्या करना है, किसी पदार्थ को गर्म करके, जैसे चावल है, आप एक कटोरी चावल लो, उनको उबाल लो, तो एक कटोरी चावल के बहुत सारे चावल हो जाएंगे। और अब तक तो जो चावल कच्चे थे वो ठोस प्रकृति में थे, लेकिन जैसे ही आपने चावल गर्म किए, उनको उबाल दिया, तो चावल क्या हो गए, अब द्रव अवस्था में आ गए, या मतलब आप उनको अब दबा सकते हो आराम से, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप किसी भी वस्तु के तापमान में परिवर्तन करके या उसके दाब में परिवर्तन करके उसको अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे देखो बच्चों, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के कणों की व्यवस्था आधार पर समझाइए। जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं उनके कणों की व्यवस्था किस प्रकार से है। आपको मैंने बताया था, जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और व्यवस्थित होते हैं, तथा आकर्षण बल भी अधिक होता है। किन में बच्चों, ठोस के कणों में। आगे, द्रव कणों के बीच दूरी ठोस से अधिक होती है और वे खिसक सकते हैं। जो द्रव के कण होते हैं ना, तो द्रव के कणों के बीच में दूरी ठोस से क्या होती है बच्चों,
अधिक होती है और वो खिसक सकते हैं। लेकिन जो गैस के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ओके बच्चों, आगे देखो, वाष्पीकरण और क्वथनक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे भी करा दिया है, फिर भी समझ लो इस चीज को भी। वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है जबकि क्वथन पूरे द्रव में होता है। नंबर 2, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन किसी निश्चित तापमान पर ही होता है। वाष्पीकरण धीमी प्रक्रिया है जबकि क्वथन तेज प्रक्रिया है। अब देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण से समझाइए। वाष्पीकरण को कौन कौन कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? पहला है सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। अब देखिए, आप एक गिलास गर्म पानी लो। अब आप मुझे बताओ, एक गिलास गर्म पानी लो और एक गिलास गर्म पानी ही एक प्लेट में रख दो आप, तो जल्दी वाष्पीकरण किस पानी का होगा? प्लेट वाली का या गिलास वाले का? यानी जल्दी पानी ठंडा कौन सा होगा? तो आप सबका उत्तर आएगा सर प्लेट वाले पानी का। क्यों? क्योंकि जो प्लेट का क्षेत्रफल है वो अधिक बढ़ गया, तो क्षेत्रफल की जब सतह बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। आगे देखो, तापमान बढ़ने पर। जब तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। हवा की गति बढ़ने पर, जब हवा की गति बढ़ेगी, आप एक प्लेट में आपने जो पानी रखा है ना, आप उस पे थोड़ी देर पंखा चला दो तो वो जल्दी, बहुत जल्दी गर्म हो जाए और सो ठंडा हो जाएगा पानी। तो कैसे? हवा की गति बढ़ने पर। आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए आगे चलते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। ये सवाल आप खुद करके देखिए और कमेंट में इसका उत्तर बताइए। अगर मुझे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो कितने जोड़ने पड़ेंगे या कितने घटाने पड़ेंगे? अब ये देखिए, ये हमारे हर साल जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, 9, 10, 11, 12 क्लासेस में, उन बच्चों के लिए हर बार, हर साल हम एक भव्य सम्मान समारोह करते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चों का मान सम्मान ही हमारे भारत का मान सम्मान है। क्योंकि यही बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं। ओके बच्चों, तो यदि आपको भी इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करना है तो आप बच्चों अच्छे नंबर लेके आइए, मेहनत से पढ़िए, और जब आपका लास्ट ईयर में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में अच्छे अंक आते हैं तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ताकि हम आपको बता सके कि 2027 का प्रोग्राम कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, और आप अपने पुरस्कार सम्मान समारोह के हकदार बन सके। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हमने पार्ट 1 पूरा खत्म कर दिया है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू।